अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। और पाकिस्तान ने अपना सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच आज खेला इंग्लैंड के खिलाफ। और अगर मैं ये कहूँ कि प्रॉपर बड़ी टीमों के खिलाफ जो है ये पाकिस्तान का दूसरा मैच था। इससे पहले जारी बात है जब ग्रुप स्टेजेस में खेल रहे थे तो वो इतनी बड़ी टीमें नहीं थी। नामीबिया को हरा देना या अमेरिका को हरा देना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। या बड़ी टीम जिसके साथ पहले मैच हुआ था वो भारत के साथ था। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होने जा रहा था उसमें बारिश हो गई थी और उसकी वजह से मैच नहीं हुआ था। सिर्फ पाकिस्तान को उसमें 1 पॉइंट मिल सका था। इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर इस पूरे मैच के हवाले से जो पूरा मैंने मैच देखा, बल्लेबाजों ने आपका बेड़ा गर्क करके रख दिया। और ऐसी मतलब नाअहल किस्म की बैटिंग उनकी जानिब से की गई कि खुदा की पनाह है। जो बड़े खिलाड़ी मतलब जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्चुअली आपको मैच जो है वो बना के देंगे, आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, मेरे ख्याल में उनकी वजह से जो है वो बेड़ा गर्क हो गया मैच का। आज पाकिस्तान ने जनाब टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फैसला था। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान मेरी नज़र में प्रेशर सिचुएशंस में आमतौर पे जब पहले बैट करता है तो उसकी जो सक्सेस रेशो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, जीतने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। वैसे ही मुझे इस टीम का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कोई इतना खास दिखाई नहीं दिया। छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके तो काफ़ी खुश होते रहे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो नज़र आ रहा था। और जो सलमान अली आगा हैं, हमारे कप्तान हैं, उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसके ऊपर पूरी जो है वो एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है, जिस तरह मैंने उनके झुके हुए कंधे जो हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर मैंने देखे हैं। बहरहाल बैटिंग से जरा सबसे पहले जरा आगाज करते हैं, उसके बाद एक एक करके जो है वो आगे चलते हैं। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने जो है वो ओपनिंग का आगाज किया। और साइम अयूब, मैं खास तौर पे सबसे पहले साइम अयूब के बारे में बात करना चाहूंगा कि साइम अयूब जिस तरह आर्चर को खेल रहे थे, मतलब आर्चर जो है वो एक ऐसा बॉलर है जो 143 से लेके 148 की स्पीड के ऊपर बॉल कर रहा है, ठीक है। और साइम अयूब जो है मेरे ख्याल में वो जो नो लुक शॉट है उनके दिमाग से निकलती नहीं है कि जनाब मैं तो लेग का चीता हूं और मैं तो बड़े आराम से जो है मैं खेल लूंगा। लेकिन वो शायद ये बात भूल रहे थे कि जनाब आप जिसको लेग के ऊपर खेलने की बात कर रहे हैं वो एक बहुत फास्ट बॉलर है। वो मतलब वो कोई 130s में करने वाला बॉलर नहीं है, वो अबव हाई 140s के अंदर बॉल करने वाला बॉलर है। और वही हुआ, 1-2 बॉलें जो है उन्होंने मिस भी की। और उसके बाद जो जिस किस्म की उन्होंने वो शॉट खेली, मतलब जिसे क्रॉस शॉट आप कहते हैं, क्रॉस शॉट खेल के जो है वो कैच आउट हो गए। मेरे ख्याल में उनके जेहन में ये था कि जनाब इसको बस मैंने फ्लिक करना है और 6 हो जाना है, लेकिन वो ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं थी। और वो सिर्फ 7 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बना के ही आउट हो गए। मतलब सबसे पहला जो प्रेशर था वो साइम अयूब की वजह से जो है वो आपके ऊपर डल गया। अब साइम अयूब के ऊपर जो है वो मैं खुद उनको बहुत बड़ा जो है सपोर्टर रहा हूं। मेरे ख्याल में बड़े टैलेंटेड वो खिलाड़ी हैं, लेकिन माजरत के साथ ये पूरा वर्ल्ड कप जिस तरह उन्होंने गुजार दिया है और जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मेरा ख्याल में तो अब शायद उनके ओपनिंग स्लॉट जो है शायद उनके हाथ से ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। साहिबजादा फरहान, उनकी जो एक अच्छी फॉर्म पूरे वर्ल्ड कप में चल रही थी वो इसमें उन्होंने बरकरार रखी। 45 गेंदों के ऊपर उन्होंने 63 रन स्कोर किए, 7 चौके और उसके अंदर 2 छक्के शामिल थे। अब आ जाएं सलमान अली आगा मेरे कप्तान के ऊपर। जनाब मेरे कप्तान जो हैं वो अपने आप को ऑलरेडी 1 डाउन के ऊपर ला के बिठा चुके हैं। वो ये समझते हैं कि शायद उनसे बेहतर 1 डाउन जो है वो कोई नहीं खेल सकता। और उन्होंने जो है वो 6 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 5 रन उन्होंने स्कोर किए। छठी गेंद को जो है वो खेलते हुए आउट हो गए। अब जरा मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस, बल्कि बैटिंग सेंस नहीं, ये तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, कॉमन सेंस के हवाले से भी अगर मैं बात करूं, ऑफ साइड की फील्ड, सिर्फ एक बात जेहन में रखिएगा कि ऑफ साइड के ऊपर, दायरे से बाहर, बाउंड्री के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो है एक फील्डर खड़ा हुआ है, सिर्फ एक फील्डर पूरे ऑफ के ऊपर जो है वो सामने खड़ा हुआ है। और सलमान अली आगा जो है वो शॉट की तरह खेलते हैं उसी फील्डर के पास, उसी फील्डर के पास जो है वो बॉल फेंकते हैं कि भाई मैं पूरे ग्राउंड में और कहीं नहीं मारूंगा, मैं तुझे बॉल दूंगा कि तूने कैच करके मेरे बेटा मुझे दिखाना है कि तू कैच कैसा करता है। और इसी तरह सलमान अली आगा जनाब सिर्फ 5 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम जो है वो उसको आर्चर को एक्चुअली अच्छा खेलते हैं। मेरा ख्याल में उन्होंने जोफ्रा आर्चर को अच्छा खेला, उसको उसकी स्पीड का फायदा उठाते हुए बड़ा खूबसूरत चौका जो है वो उन्होंने कट की तरफ खेला, जो कि बिल्कुल अच्छा था। लेकिन उसके बाद इट कुड बी वेरी वेल सीन कि बाबर आजम जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। और बिल्कुल उसी तरह इंडिया के अगेंस्ट जब वो स्पिन बॉलिंग के ऊपर जो है एक अननेसेसरी क्रॉस खेलते हुए वो आउट हुए थे, बोल्ड हुए थे,
यहां पे इंग्लैंड के खिलाफ भी बिल्कुल उसी तरह जो है एक फास्ट बॉलर को खेलते हुए जो है वो बोल्ड हो गए और क्रॉस शॉट खेलते हुए जो है वो बोल्ड हुए और कहानी खत्म। तो बाबर आजम जो है वो जिनके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब इनको डिमोट करके नीचे 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 लेकर आना है, ताकि क्योंकि ये जो है उनकी इनिंग्स जो है हमें सूट नहीं करती, लेकिन उन्होंने भी जिस किस्म की उन्होंने इनिंग्स खेली, 24 रन बना के जो है वो 25 रन स्कोर किए, 24 बॉलों के ऊपर सॉरी, उन्होंने 25 रन जो है वो स्कोर किए, यानी तकरीबन रन बॉल के हिसाब से जो है 100 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो उन्होंने बैटिंग की। उसके बाद फखर जमान आए। फखर जमान एक्चुअली अच्छा खेले, काफ़ी स्पीड से वो खेले, 16 गेंदों के ऊपर उन्होंने 25 रन स्कोर किए, जिसके अंदर 2 चौके 2 छक्के भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद वो भी राशिद की गेंद के ऊपर जो है वो आदिल राशिद की गेंद के ऊपर जो है वो आउट हो गए। उसके बाद शादाब खान आते हैं। शादाब खान जो है अब वो खिलाड़ी थे जो आखिरी गेंद तक जो है वो पाकिस्तानी टीम का सहारा बने रहे। 11 गेंदों के ऊपर उन्होंने 23 रन स्कोर किए, लेकिन आज मैं बॉलिंग की तरफ अभी बाद में आता हूं कि उनके साथ बॉलिंग के अंदर जो है वो क्या हुआ। उसके बाद आपकी जो ऑलराउंडर जो आपने रखे हुए हैं या विकेट कीपर बैट्समैन जिस तरह उस्मान खान और मोहम्मद नवाज हैं, जिन्होंने एक्चुअली आपको नीचे आके सहारा देना होता है, आपकी बैटिंग लाइन को सहारा देना होता है। 8 रन और 0 रन, ये जनाब 8 रन बनाए उस्मान खान ने, मोहम्मद नवाज जो है वो पहली गेंद के ऊपर जो है वो आउट हो गए। तो उसके बाद शाहिनशाह अफरीदी जारी बात है एक वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूं और मैं ऑलराउंडर हूं, मुझे ऑलराउंडर जो है मेरी इज्जत जो है उसके मुताबिक की जाए, लेकिन जारी बात है मैं उनसे ना बैटिंग के वाले से ना उनसे मैं रन एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रन स्कोर करेंगे और ना उन्होंने स्कोर किया, सिर्फ उन्होंने 2 रन बनाए। आखिर में सलमान मिर्जा आए, उन्होंने भी 2 रन स्कोर किए। शादाब खान जो है वो एंड तक इनिंग्स को जो है वो लेके गए, वरना पाकिस्तान 164 रन जो पाकिस्तान ने स्कोर किए थे शायद वो भी स्कोर ना होते और शायद पाकिस्तान जो है 150 तक ही कर जाता। लेकिन इस सारी चीज़ के दौरान जो कमेंटेटर्स थे वो बार बार ये बात कहते रहे कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस ये पाकिस्तान की जानिब से दिखाई गई है, ये स्कोर जो है दैट इज़ नॉट इनफ, ये स्कोर जो है कम से कम 170, 75, 180 से ऊपर होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह की बॉलिंग की गई और जिस किस्म की बैटिंग उनके कप्तान ने की, इंग्लिश कप्तान ने, हैरी ब्रुक ने, मतलब उन्होंने कमाल करके दिखा दिया, जो एक प्रॉपर कैप्टन्स इनिंग जिसे कहते हैं ना, वो उन्होंने करके दिखाया। उसके बाद इंग्लैंड की बॉलिंग की तरफ अगर आप बैटिंग की तरफ अगर आप आए तो शाहिनशाह अफरीदी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कमबैक किया। उन्होंने मैच की पहली बॉल जो उन्होंने कराई उसी के ऊपर जो है उन्होंने फिल सॉल्ट जो उनके ओपनर हैं उनको उन्होंने आउट किया, कैच लिया उस्मान खान ने उनका बतौर विकेट कीपर, और उसके बाद यॉस बटलर उसको भी जो है वो उस्मान खान का ही कैच उन्होंने किया, शाहिनशाह अफरीदी ने जो है उन्हें भी आउट किया। तो शाहिनशाह अफरीदी ने एक्चुअली एक अच्छा कमबैक किया, उनको पिछले मैच में ड्रॉप किया गया था, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी जो है बड़ी अच्छी नपी तुली जो है वो बॉलिंग कर रहे थे। इस मरतबा जो है वो सलमान मिर्जा जो है उनके साथ बतौर एक दूसरे फास्ट बॉलर के वो खेल रहे थे। हैरी ब्रुक ने जनाब उसके बाद जो मारना शुरू किया है, मतलब अब मैं हैरी ब्रुक भी जो है वो 1 डाउन आया है और सलमान अली आगा भी 1 डाउन आए हैं, दोनों कप्तान जो हैं वो एक ही स्लॉट के ऊपर आए हैं, लेकिन हैरी ब्रुक ने जो एक कैप्टन इनिंग खेली वो मतलब याद रखी जाएगी कि एक प्रॉपर कैप्टन जो है वो किस तरह एक्चुअली क्रिकेट खेलता है। जहां पे दूसरे बल्लेबाज, अच्छा जेन में रखिएगा कि इवन इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज भी जो है अगर आप सिर्फ उनका सिर्फ टॉप ऑर्डर उठा के देखें तो जेकब बेथल जो है उन्होंने 8 रन स्कोर किए। बेथल का कैच भी एक्चुअली जो है वो उस्मान तारिक की जानिब से ड्रॉप किया गया, आसान कैच था जो उन्होंने स्वीप मारने की कोशिश की, लेकिन वो कैच जो है वो आसान कैच था, उस्मान तारिक ने वो कैच ड्रॉप किया, लेकिन इसके बावजूद बेथल जो है वो फिर भी ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर सके। तो उस्मान तारिक ने ही एक्चुअली जो है वो, मुझे पहले लगा कि इनसे ज़हन में रखिएगा जब किसी बॉलर से कैच ड्रॉप होता है ना और अभी उसने बॉलिंग करानी होती है उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही नीचे चला जाता है, तो मुझे तो उस वक्त इस बात का डर था कि उस्मान तारिक का कॉन्फिडेंस ही शैटर ना हो गया हो, लेकिन फिर उस्मान तारिक ने आके एक्चुअली अच्छी बॉलिंग की और बैंटन जो है उन्होंने भी सिर्फ 2 रन स्कोर किए। उसके बाद सैम करन जो है वो 16 रन बनाए, उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया। लेकिन असल बात जो है मेरे ख्याल में सिर्फ इंग्लैंड के एक कप्तान ने पूरी पाकिस्तानी टीम से जो है ये मैच छीन के वो घर लेकर गए, जिस किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, प्रॉपर कैप्टन इनिंग। अब आप सिर्फ और सिर्फ इतना अंदाजा कर लीजिए कि एक जगह आपका कप्तान है और एक जगह उनका कप्तान है। आपके कप्तान को जो है वो ही इज लो ऑन कॉन्फिडेंस, मैं उनको फील्ड के अंदर उनके मुख्तलिफ मैं शॉट्स देख रहा था, कंधे उनके झुके हुए, चेहरे के ऊपर हवाइयाँ उड़ी हुई, आंखें उनकी फटी हुई, उनको समझ नहीं आ रही है मैं करना की उनमें, मैंने अपने फील्डर्स को, अपने बॉलर्स को जो है मैंने किस तरह पंप अप करना है। देखिए यहां पे ना आपके कैरेक्टर का पता लगता है, और मैं किसी बुरी सेंस में नहीं कह रहा, ये मत समझिएगा कि मैं उनको ये कह रहा हूं कि इज अ बैड कैरेक्टर, बट ही इज अ वीक कैरेक्टर। सलमान अली आगा जो है वो एक वीक कैरेक्टर है,
जब एक्चुअली प्रेशर सिचुएशन आती है, जब आपको नजर आता है कि दूसरी टीम जो है वो आपके ऊपर हावी हो रही है, तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को भी लिफ्ट करना होता है। आपके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है। आपने बाकी जो 10 लड़के जो ग्राउंड की तरफ आपके साथ खड़े हुए हैं ना, आपने उनका मूड लिफ्ट करना होता है। लेकिन अफसोसनाक तौर पे सलमान अली आगा, जब आपके अपने चेहरे की हवाइयां उड़ी होंगी और जब आपकी टीम के लड़के जो है जब आपकी शक्ल देखेंगे, वो कहेंगे पर साडा अपना कप्तान जड़ा है वो तो आप फारिग हो बैठा है, इसने क्या करना है। और जाहिर बात है सलमान अली आगा का एक और बहुत बड़ा मसला जो चल रहा है कि वो रन उससे स्कोर नहीं हो रहे। अब ये दूसरी बड़ी टीम थी, आप इंडिया, एक बड़ी टीम इंडिया, उनसे आप मैच हारे, और ये उसके बाद न्यूजीलैंड वाला मैच जो है वॉश आउट हो गया, और अब आपका दूसरी बड़ी टीम से मैच था, दूसरी लगातार हार जो है वो आपको मिली है। वो तो आप शुक्र करें, मेरे ख्याल में पहले मैच में बारिश होगी तो आपकी बचत होगी, अगर वो बारिश ना होती तो शायद वहां से भी काम एक्सपोज हो गया। अब जनाब आपका एक मैच रह गया है और वो है श्रीलंका के खिलाफ। अब आप आ जाएं दुआओं के ऊपर, बिल्कुल वही वाली सूरत हाल, वो उसको हरा दे, वो उससे जीत जाए तो शायद हमारा कुछ बन जाए। तो जो हमारे पड़ोसियों का हाल हो रहा है, साथ वाले हमारे पड़ोसी भारत का, अब आपकी भी सूरत हाल जो है वैसी की वैसी है। शर्मनाक परफॉर्मेंस, ये वो परफॉर्मेंस है जो आप डिजर्व करते थे, मतलब आपकी जो रिजल्ट इसका आया ना, ये आप डिजर्व करते थे इस तरह हार। मुझे नहीं पता इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है यहां से कोई रिकवरी, मुझे लगता तो नहीं है वैसे कोई ज्यादा रिकवरी हो सकेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में कहानी जो है वो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन इज दिस द सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो आप इंटरनेशनली आप परफॉर्म करते हैं? आज के मेरे भाई दौर के अंदर जो है ना 164 के ऊपर मैच नहीं जीता जाता। आज के दौर में आप 190, 195, 200 टारगेट करते हैं, तब आप कहते हैं कि जी मैच हम जीत के दिखाएंगे। इस परफॉर्मेंस के साथ आपके ख्याल में आप वर्ल्ड कप जीतने गए में, जब आपके बल्लेबाज जो है 164 रन स्कोर कर रहे हैं और आपका प्रीमियर बल्लेबाज बाबर आजम जो है वो ये इस किस्म की बड़ी टीमों के अगेंस्ट ये स्कोर करता है, छोटी टीमों के अगेंस्ट आप लोग शेर हो जाते हैं। आपका बल्लेबाजों में सवाए साहिबजादा फरहान के बाकी ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो नैला पान चल रहा है। उसके बाद एक चीज तो मैं कहना ही भूल गया, शादाब खान। मतलब इंडिया के मैच में और इस मैच में एक बात और कॉमन है, एक ओवर में शादाब ने वहां पे भी 17 रन दिए थे इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, आज भी उसने 17 रन दिए। तो मेरा भाई मतलब और कितना को आपको बर्दाश्त करें, कितना को आपको और अफोर्ड करें। बल्कि मैं मैच के आगाज से पहले वो जो ट्रांसमिशन चल रही थी, उन्होंने खास तौर पे शादाब खान के हवाले से ना एक पैकेज बनाया हुआ था जो मैच से पहले एक्चुअली चला, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं जो है बड़ी मेहनत कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। भाई मुझे ग्राउंड में तो नजर नहीं आ रहा। सकलैन मुश्ताक साहब इनकी तारीफें करते करते नहीं थकते, कहीं ना बड़ा प्रीमियर बॉलर है और स्पिन को जो है वो लीड कर रहा है, लीड कितना। पैथेटिक परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली पैथेटिक परफॉर्मेंस। और जो कोई उम्मीद, हाँ अब ये यही हो सकता है कि भाई आप लोगों के लिए एक ऐसा वर्ल्ड कप रखा जाए जहां सारी छोटी छोटी टीमें जो है ना वो हों। मतलब आपका मुकाबला नाइजीरिया से करवा दिया जाए, अमेरिका से करवा दिया जाए, इटली से करवा देते हैं, नामीबिया को बुला लेते हैं, कीनिया के साथ खेल लो, अब तो जिम्बाब्वे के साथ भी मुझे पता नहीं लगता कि जिम्बाब्वे के नाम भी आपके सामने लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे की भी जो फॉर्म चल रही है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के हटे हैं वो। इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस। मुझे नहीं पता इसके बाद जो है वो कोई रोड ऑफ रिकवरी जो है वो है या नहीं है, लेकिन इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस रही पाकिस्तानी टीम की। इसके अलावा जनाब क्रिकेट के मैदान से एक और खबर, आईसीसी ने जनाब T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जो है वो चेंज कर दिया है। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे या ना करे, श्रीलंका के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के ऊपर पहला सेमीफाइनल जो है अब कोलंबो के अंदर खेला जाएगा। और सुपर 8 की तकमील के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो आईसीसी की जानिब से एक लेटर भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि सेमीफाइनल्स के इंतजामात की जो है उन्होंने वजाहत की है। उन्होंने कहा जी पहला सेमीफाइनल कोलंबो या कलकत्ता में मुनक्किद हो सकता है। जाहिर बात है इस पर डिपेंड करेगा अगर श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई करता है अगर सेमीफाइनल के लिए, और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो 4 मार्च को कोलंबो के अंदर जो है वो भी सेमीफाइनल जो है वो खेलेगा, जिसके अब जाहिर बात है इम्कान काफ़ी कम हो चुके हैं। और अगर श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही जो है वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते तो फिर ये सेमीफाइनल जो है वो कोलकाता, जबकि दूसरा सेमीफाइनल जो है वो मुंबई के अंदर खेला जाएगा। तो दोनों सेमीफाइनल जो है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे अगर पाकिस्तान और श्रीलंका जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते। दूसरी, हमने आपको आज से चंद दिन पहले अपने एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक 100 लीग हो रही है इंग्लैंड के अंदर, और वहाँ से एक खबर आई थी कि जनाब वहाँ पे 4 ऐसी टीमें हैं जो कि इंडियन ओनर्स जो हैं, जिनकी IPL के अंदर भी एक्चुअली टीमें हैं, तो उनकी जानिब से ये खबर आई थी कि जनाब वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेना चाह रहे। अब इसके ऊपर इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली ने जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की उन्होंने सपोर्ट की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में खबरदार किया है कि अगर खिलाड़ियों को यह महसूस हुआ कि द 100 में पाकिस्तानियों को भारतीय मालकान की जानिब से जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस नौयत का इम्तियाजी सलूक जो है बरतानिया में नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को महज उनकी कौमियत की बुनियाद पर नज़रअंदाज करना इंतहाई अफसोसनाक होगा। इंग्लिश बोर्ड इस मामले की रोकथाम के लिए इकदाम करे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बरतानिया में ऐसा हो सकता है, हमें इंतजार करना होगा कि क्या होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत अफसोसनाक होगा। मुझे यकीन है कि ECB इस पर नज़र रखेगा। अगर खिलाड़ियों को लगा कि 100 की टीमों के मालिकान इम्तियाजी रवैया इख्तियार कर रहे हैं तो मुतहद होकर आवाज़ उठाएंगे। प्लेयर्स का एक ग्रुप जो है वो ज़रूर बोलेगा। तो पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक इंग्लिश ऑलराउंडर ने ही जो है वो हिमायत का ऐलान किया है। दूसरा, भारत से जुड़ी एक और खबर, और वो ये है कि जी भारत में गुज़िश्ता रोज़ एक एयर एम्बुलेंस तैयारे हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए, और अब खबर आई है कि एक हेलीकॉप्टर भी जो है वो समंदर में जा गिरा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ताज़ा वाक़या जो है अंडमान निकोबार जज़ायर के करीब पेश आया है, और हेलीकॉप्टर में 2 अमले के अरकान और 5 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से एक बच्चा भी उसके अंदर शामिल था। सरकारी हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी के ज़ेर इंतजाम हेलीकॉप्टर ने सुबह तकरीबन 8:45 पे श्री विजयपुरम से माया बंदर के लिए परवाज़ भरी थी। ताहम परवाज़ के दौरान सुबह तकरीबन 9:30 पर हेलीकॉप्टर में अचानक फ़नी खराबी पैदा हो गई जब वो समंदर के ऊपर परवाज़ कर रहा था। और बयान में मजीद कहा गया कि बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तमाम अफराद को इब्तदाई तिबी मुआयने के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुशकिस्मती से किसी भी फ़र्द के ज़ख्मी होने की इतला जो है वो नहीं मिली है। इसके अलावा जनाब एक और खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने की जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर ली हैं, और बहरुल काहिल पर अमरीकी बहरी बेड़ा और पुर्तगाल में अमरीकी तैयारे पोजीशंस जो है वो अब संभाले हुए हैं। मतलब जिस तरह दिन आगे जा रहे हैं, यही खबर आ रही है कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अमेरिका अपना पूरी तरह बिल्डअप जो है वहाँ पर कर रहा है। और बरतानिया के मारूफ अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में से गुफ्तगू में इजरायली इंटेलिजेंस के एक आला ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त के ऊपर ये अहम बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमेरिका बड़ी फौजी ताकत जमा कर रहा है और इसके पास ईरान पर लगातार 4 से 5 दिन तक शिद्दत से ताबड़तोड़ फ़िज़ाई हमले करने की इस्तेदाद मौजूद है। इजरायली ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका खित्ते में पहले ही 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों समेत भारी अस्करी क़ुव्वत तैनात कर चुका है, जो बिला रुकावट 1 हफ्ते तक जंग जारी रखने की सलाहियत रखते हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि यह क़ुव्वत ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक शिद्दत की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रख सकती है। अलबत्ता तवील मुद्दती और भरपूर जंगी मुहिम चलाने की सिकत जो है वो महदूद है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को खदशा है कि अगर अमेरिका की जानिब से ईरान पर महदूद और कलील मुद्दती हमले किए गए तो इससे ईरानी क़यादत कमज़ोर होने के बजाय मज़ीद हौसले पकड़ सकती है, जिसके नतीजे में खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। इसके अलावा जनाब अभी मैंने आपको हेलीकॉप्टर के बारे में, इंडियन हेलीकॉप्टर के बारे में बताया था, तो वहीं पे ये खबर भी है कि ईरानी फौज का हेलीकॉप्टर जो है वस्ती सूबे इस्फहान की फ्रूट मंडी में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें पायलट, को पायलट और 2 ताजिर जो हैं वो हलाक हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि हेलीकॉप्टर दोरचे शहर में गिरा और आग लग गई, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकारों ने इसके ऊपर काबू पा लिया। माहिरीन के मुताबिक ईरान का एयर सेफ्टी रिकॉर्ड ख़राब है और अक्सर हादसा होते हैं। इसकी वजह काफ़ी हवाई जहाज़ जो हैं 1979 के इस्लामी इनकलाब से पहले के ख़रीदे गए थे, और मेंटेनेंस के लिए ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स की कमी का उससे सामना रहता है, जिसकी वजह से अक्सर औकात इस किस्म के वाक़या जो है वो पेश आते रहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी फ़िज़ाइया से ताल्लुक़ रखने वाला अमरीकी साख्ता F-4 लड़ाका तैयारा मगरबी सूबे हमदान में गिरकर तबाह हुआ था, और अब एक और फ़िज़ाई हादसा जो है वो ईरान के अंदर पेश आया है। दूसरा एक और ख़बर ये सामने आई है कि ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल ख़रीदने के लिए इस वक्त जो है वो एक मुआहदे के करीब पहुँच चुका है, और गैर मुल्की खबरसार एजेंसी रॉयटर्स ने ज़राए के हवाला देते हुए कहा है कि चीनी साख्ता CM-302 मिसाइलों की खरीदारी का मुआहदा तकरीबन तय पा चुका है, ताहम मिसाइलों की फराहमी की तारीख पर अभी इतफाक नहीं हुआ है। ये सुपरसोनिक मिसाइल तकरीबन 290 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और कम बुलंदी पर तेज़ रफ्तारी से प्रवास करते हुए बहरी जहाज़ों के दफाई निज़ाम को चकमा देने के लिए तैयार किया गया है। चीन की सरकारी कंपनी चाइना यूरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन CM-302 को दुनिया का बेहतरीन एंटी शिप मिसाइल करार देती है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर या डिजास्टर को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा जनाब एक खबर जो है वो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, और वो खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी जनाब वापस ले ली गई है, और ताहम वज़ीर आला हाउस पेशावर ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने की उन्होंने तरदीद की है कि ऐसा कुछ हुआ है। PTI के पार्लिमानी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा है कि रात को 11 बजे वज़ीर आला के डिप्टी CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उन्होंने मेरे सिक्योरिटी एहलकारों को कॉल किया और कहा कि SCO
का हुक्म है कि आप सब क्लोज हो जाएंगे, यानी कि आप इस चीज़ को ख़त्म कर दें, यानी कि अब आपकी ड्यूटीज़ जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वहाँ पे नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक मेरे पास सूबाई हुकूमत की एक जैमर और डबल कैबिन गाड़ी थी और इस गाड़ी के साथ 14 एहलकार भी थे। गंडापुर ने कहा कि उन एहलकारों ने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि बस क्लोज हो जाएं, ये इस मामले की असली हकीकत है। गंडापुर साहब ने यह भी कहा है कि जनाब अब अगर मुझे सिक्योरिटी वापस देने की भी कोशिश की गई कि जी आप वापस ले लें तो मैं ये सिक्योरिटी वापस नहीं लूँगा। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।